Hello everyone, I am Anjali Pal. I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Today I am here with a very important book that is Sunda, which is very important for competitive exams, and from this book I take the topic regarding statistics. So today's session is all about the statistics. We will complete the statistics in this particular one video, and this topic is very important for exams. It targets ICAR, JRF exam, RBPS A4, IFCO, NABARD, CCI, WO and all other type of exam where agriculture is very important part. सो इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आज का जो सेशन है स्टैटिक्स के बारे में रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, इसके अलावा इस ब्रांच में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आज की हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। We take a brief introduction about what is stats. So basically stats has two meanings. In singular sense, we can define that statistics is a science which deals with collection, classification, tabulation, analysis and interpretation of data. Data जो होती है बेसिकली जो रॉ इंफॉर्मेशंस होती हैं, दैट इज़ डेटा। जब हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, टैबुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, दैन इंटरप्रेट करते हैं लास्ट में, तो इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स। सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक कि हम डेटा को किस तरह से डेटा के संग कैसे डील करते हैं। इसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब आता है स्टैट्स में। प्लूरल सेंस में हम स्टैट्स को समझें तो स्टैट्स मीन्स अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स विच आर केपेबल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और डेटा as observations related to some variables collected with some definite objective. Basically stats में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है या ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस डेटा की, वो सारी जो ऑब्जर्वेशन या डेटा होता है वो सब हम एक वेरिएबल से लेते हैं। वेरिएबल बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा वेरिएबल हो गया। टेम्परेचर की जो भी डेटा होगा लाइक 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब हमारा डेटा है और जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल होता है। तो बेसिकली इन सब के लिए हमें स्टैट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल फॉर फाइंडिंग एवरेज वेट, अगर हम किसी का एवरेज वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लासरूम में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम उन सब का एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे, तो टू फाइंड द एवरेज वेट वी हैव टू यूज़ मीन, एंड टू फाइंड द वेरिएशन इन द डेटा, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट देयर स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज़ इन शॉर्ट स्टैंडर्ड डिवीजन को हम SD बोलते हैं। अब ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक का फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक्स हम समझ के स्टैट्स में बेसिकली हम डेटा के संग डील करते हैं। अब स्टैट्स का फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली 6 फंक्शंस हैं। सबसे पहला होता है इट प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हम स्टैट्स के थ्रू जो भी हमारे फैक्ट्स और डेटा होते हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर एवरेज यील्ड ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़, वी कैन कंपेयर एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस। लाइकवाइज इस तरह का कंपैरिजन हम स्टैट्स के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड इज हेल्प्स इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स, like for example relationship between height and weight, relationship between age and blood pressure, relationship between quality of fertilizer apply and yield। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं जो आपस में रिलेट रखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हम स्टैट्स की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। फोर्थ वन इज हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे कर सकते हैं। इसमें हम अभी नल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज यील्ड ऑफ न्यू वैरायटी इज 75 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, या फिर वी कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज यील्ड ऑफ न्यू वैरायटी इज मोर देन दैट ऑफ ओल्ड वैरायटी। तो इस तरह के हम हाइपोथेसिस वाला जो काम होता है ये भी स्टैट्स के थ्रू ही हो सकता है। इसके अलावा हेल्प्स इन प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग रिकॉर्डिंग डेटा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट और रिकॉर्ड डेटा ये सब भी हम स्टैट्स के थ्रू करते हैं। हेल्प्स इन प्लानिंग,
हम प्लानिंग भी जो करते हैं, आई मीन जो प्लानिंग कमीशन होता है वो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क प्रीवियस डेटा को देख के अपनी प्लानिंग बनाता है। और जो भी हमारी पॉलिसीज़ होती हैं वो सब भी हम इस स्टैट्स के थ्रू ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि क्या करना होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट डेटा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। तो बेसिकली डेटा क्या होता है, रॉ इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं दैट इज़ नोन एज डेटा। डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एग्जिस्ट। तो डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकली एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ाबेटिकली हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो न्यूमेरिकली होता है। लाइक 2, 3, 1, जैसे टेम्परेचर की बात करते हो, टेम्परेचर न्यूमेरिकली होता है 18 डिग्री 35 डिग्री। फॉर एग्जांपल वेट की बात करते हो, वेट भी कैसा होता है, न्यूमेरिकली होता है 35 kg, इस तरह से। सेकंड इज कलेक्टेड विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। इट शुड बी कंपैरेबल। डेटा जो होना चाहिए कंपैरेबल होना चाहिए। इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। सो ये सारे जो थे कैरेक्टर्स थे डेटा के। डेटा दो तरह के होते हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, ये तो आपको पता होगा। ग्रुप डेटा में सिंपली आपको नंबर्स जो होती हैं दिए होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, और ग्रुप डेटा में आपको एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल होता है, जैसे इस टेबल में देखते हैं क्लास इंटरवल है 40 to 45, 45 to 50, और उसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग में उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, एफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है ग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किसी वेरिएबल के रिस्पॉन्स में ही करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? अ क्वांटिटी which takes different values in a given class interval, that is variable. For example weight of student, तो weight क्या है, एक वेरिएबल हो गया। टेम्परेचर रिकॉर्डेड, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो वेरिएबल्स में आती हैं। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल विच टेक्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन गिवन क्लास इंटरवल। मीन्स यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। फाइनाइट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, इट कांट टेक वैल्यूज इन डेसिमल। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूज जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, लाइक 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 1.2, 1.3, इस तरह की डेसिमल वाली वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो हम 1, 2, 3 करके काउंट करते हैं, कभी भी वो डेसिमल में नहीं आएगा, 1.2 इस तरह से नहीं होता, तो दैट इज़ finite value. Is the number of plants in field, number of members in number of family members. तो ये सारा जो वैल्यूज़ होती हैं ये डिस्क्रीट वेरिएबल की होती हैं। डिस्क्रीट में डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आती हैं। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज़। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आएंगी, कंटिन्यूस है ना, नाम से क्लियर है, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू रहेगी। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1, 1.1, 1.2, इस तरह की डेसिमल वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, टेम्परेचर, ईड, जो कि हाइट जो होती है वो हम कैसे मेज़र करते हैं एग्जैक्ट, कभी जैसे 5.6, वेट भी है किसी का तो पॉइंट्स में आ सकता है, टेम्परेचर भी 17.3, इस तरह से पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, डेसिमल वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी तो कंटिन्यूस होगा, और डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होंगी दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब इसके बाद हमें समझना होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ अ डेटा टू कंसंट्रेट अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू। जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। माने डेटा में कितनी टेंडेंसी है कि वो आप एक सेंट्रल वैल्यू यानी एवरेज में आके कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एवरेज वी कैन कंपेयर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, और इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अभी हमने स्टैट्स का फंक्शन पढ़ा कि हम स्टैट्स के थ्रू डिफरेंट डेटा सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो वो हम कैसे कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू कर सकते हैं। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि कुछ फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। तो देयर आर सम फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और मीन में भी 3 तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन।
अब ये मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, और में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है अर्थमेटिक मीन। तो अब हम इनके बारे में वो वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक मीन। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इट इज़ बेस्ट मेजर एज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस की सारी वैल्यूज़ होती हैं ये सबसे बेस्ड होता है, एंड इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस में फ्लक्चुएशन हो रही है तो उससे भी लीस्ट अफेक्ट होता है। बट इसकी डीमेरिट्स हैं, लाइक इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, लाइक हमारे ऑब्जर्वेशंस में एक वैल्यू बहुत लो है और एक वैल्यू बहुत ही हाईएस्ट है, तो उसकी वजह से हमारा अर्थमेटिक मीन अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है समटाइम्स द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डेटा रिलेटेड टू डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होता है कि इन केस में जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। तो जो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स होते हैं हम उनके लिए अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका यूज़ करते कहाँ हैं? इसका हम यूज़ करते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू फाइंड द एवरेज। जहाँ पे भी हमें एवरेज निकालना होता है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, लाइक एवरेज यील्ड, एवरेज वेट, एवरेज टेम्परेचर। तो इस तरह की चीज़ों में हम जो यूज़ करते हैं वो हम कौन सा मीन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला भी है, सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक x1 x2 लाइक दिस वे। तो हमें इसका फॉर्मूला कैसे बनाना पड़ेगा, इसका हम फॉर्मूला सिंपली बनाएंगे। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, समीशन ऑफ x, यानी सब जितने भी x यूनिट्स हैं उन सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं, ठीक है। और अगर हमको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा, यानी क्लास इंटरवल उसके साथ फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइड बाय कैपिटल N, यानी fx का सम डिवाइड बाय कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब है हार्मोनिक मीन। इसमें क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ द हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़। तो अगर हम हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन लिखा, उसका रेसिप्रोकल करा, ठीक है। फिर उसका रेसिप्रोकल का भी हम जब फर्दर रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज़ हार्मोनिक मीन, दैट इज़ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का, फिर उसका रेसिप्रोकल जब हम कर देते हैं, दैन वी गेट हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1/x। तो 1/x हमारा क्या हो गया, अगर हम सिंपल समीशन ऑफ x रखते हैं, समीशन ऑफ x तो हमारा मीन होता, समीशन ऑफ 1/x हमारा रेसिप्रोकल ऑफ मीन हो गया, और देन उसका भी हमने जब रेसिप्रोकल कर दिया तो दैट इज़ हार्मोनिक मीन। और यह हार्मोनिक मीन होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, बट इसका डिमेरिट क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सपोज सम वैल्यू इज़ ज़ीरो दैट नॉट डिफाइंड। तो अगर कहीं पे हमारी ऑब्जर्वेशंस में वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये वी यूज़ हार्मोनिक मीन टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी। इस तरह की चीज़ों में हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। तो साइड में एक नोट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो बेसिकली होता क्या है, द यूनिट ऑफ वेरिएबल इज़ इन रेशियो। हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ समझते हैं, हमारे पास एग्जांपल में स्पीड है। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टेम्परेचर, और डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, टाइम होगा आवर में, तो यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो वेरिएबल है वो हमारा रेशियो में है। रेशियो माने ऊपर क्या होता है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इफ़ न्यूमिनेटर इज़ नॉट चेंजिंग, अगर न्यूमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, सपोज हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमको वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और जो हमारा न्यूमिनेटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, बट हमारा टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन।
तो न्यूमरेटर अगर चेंज नहीं होगा तो हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे, बट इफ़ न्यूमरेटर इज चेंजिंग देन वी यूज़ अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल अगर आपको क्वेश्चन देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर एग्जांपल ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं और उसके बाद लौटते वक्त बी टू ए पॉइंट में लौटते वक्त हमारी स्पीड कुछ चेंज हो गई है, ठीक है, तो हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो उस हिसाब से अगर हमारा न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है तो हमें न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा तो हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं, और न्यूमरेटर अगर चेंज हो रहा है तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सिंपली क्या होता है कि इसमें अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो हमें उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना होता है, सिंपली उन सारे ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेना होता है। तो ये ग्रुप डेटा के लिए निकल जाएगा, और अनग्रुप डेटा के लिए हम सिंपली उसका एंटी लॉग लेके करते हैं। तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसकी डिमेरिट्स यही है कि डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, और अगर कोई वैल्यू ज़ीरो है या नेगेटिव होती है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका यूजेस हम वैसे करते कहाँ पर है, टू फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द ईयर, और टू फाइंड एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द ईयर, या फिर जो इन्फ्लेमेशन रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन रेट, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है ये। अब इसके बाद मीन हमारा हो गया। इसके बाद मीडियन और मोड क्या होता है। जो मीडियन होता है, बेसिकली मीडियन क्या होती है, मीडियन जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल सेट्स में डिवाइड कर देता है। मीन्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट when items are arranged in either ascending or descending order of their magnitude। लाइक हमको बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद जो मिडिल वाला टर्म होगा दैट इज़ अवर मीडियन। तो बेसिकली ये क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इन सबको प्रिडिक्ट करने में। और इसकी डीमेरिट्स क्या है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि जब हम सारा डेटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में तो बेसिकली जो मिडिल वाला पोर्शन आएगा ये उसी को मीडियन मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सारी ऑब्जर्वेशंस बेस्ड है नहीं, सिर्फ मिडिल वाले पे बेस्ड होता है ये। मोड का अगर देखें तो मोड क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएट हुज विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली और हुज फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है, यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, दैट इज़ मोड। इट इज़ यूज्ड for model size of shoes, size of ready-made garments and business methodological। तो बेसिकली इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे साइज ऑफ शूज़, ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट साइज़ के शूज़ हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा शूज़ लोगों को पसंद आ रहा है, दैट इज़ द मोड। और ये भी जो है सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। अब समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। हमने अभी तीन चीज़ें पढ़ी थी, मीन, मीडियन, मोड। मीन में हमने अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखा, ठीक है। तो बेसिकली इनका कनेक्शन क्या है, इनका क्या रिलेशन होता है। तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मोड होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे इन दोनों में से वहाँ पे मीडियन और अर्थमेटिक मीन दिया है, मोड नहीं दिया, तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और में एक रिलेशन देखा गया है, जो मीन हम पढ़ रहे थे उसमें क्या होता है कि तो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर होता है इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और ये कंडीशन तभी फॉलो होती है व्हेन ऑल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। जब सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू इक्वल होंगी तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने इतना ही दिखना था। उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें हमारे दो तरह के मेजर और डिस्पर्जन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजर। इसमें तीन चीज़ें आती हैं अगेन, रेंज, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। तो रेंज जो होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना था। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से जब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको माइनस करना होता है स्मॉलेस्ट और सबसे मिनिमम वैल्यू से, तो इससे हमें रेंज निकल कर आती है। मीन डेविएशन में हम जनरली देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम शॉर्ट में SD बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन था इट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1823, और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा साइन से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट में SD बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से।
वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो टर्म वेरिएंस है ये दिया था आर फिशर ने। अब जो वेरिएंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यही एग्जाम में आता है कि वेरिएंस की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ वेरिएबल। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की यूनिट का स्क्वायर करना, यानी यूनिट ऑफ वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारा वेरिएबल है एरिया, एरिया की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो उसका भी फर्दर स्क्वायर करना, तो ये होता है हमारा वेरिएंस की यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन दो चीज़ आती हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो था वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बेसिकली होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो इसमें हम 100 से इंटू कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, परसेंटेज। और कोई भी अगर रिलायबल डेटा होता है तो रिलायबल डेटा का जो CV आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो बोलते हैं, CV जो होता है वो 20% से कम होना चाहिए, तभी वो डेटा जो है रिलायबल माना जाता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। तो बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम जो CV होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है CV का। अब लास्ट में एक नोट है कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। और बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जल जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है, स्क्यूनेस समझते हैं, स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं β1 से, एंड इट इज़ द डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व। तो बेसिकली जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है उसमें किस तरह का डिपार्चर हो रहा है फ्रॉम द सिमेट्री। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बाद सिमेट्री में किस तरह से डिपार्चर हो रहा है, पॉजिटिव स्क्यू है या नेगेटिव स्क्यू है, दैट इज द स्क्यूनेस। तो बेसिकली हम तीन चीज़ें समझते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल होता है, इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। तो फिगर में भी देख सकते हैं कि तीनों इक्वल हैं, ठीक है। और पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है कि पॉजिटिव स्क्यू जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जो होता है उसका ग्राफ का पीक ज़्यादा होता है, और इस कंडीशन में अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा तो हमारा मीन बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड छोटा होगा, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यू में हमारा जो ग्राफ होगा उसकी जो पीक होगी वो नेगेटिव वाले में राइट साइड की तरफ ज़्यादा होगा, और इसमें हमारा जो मीन होगा वो छोटा होगा। मीन इज़ लेस दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस दैन मोड, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मोड होगा। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली स्क्यूनेस को हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू, और इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन SD। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्यूनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू मीन माइनस मोड अपॉन SD, तो अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी तो हमें इससे पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा मीन मीडियन मोड में कौन ग्रेटर है कौन लेस है। नाउ वी डिस्कस द स्क्यूनेस बेस्ड ऑन सेंट्रल मूवमेंट। तो जो सेंट्रल मूवमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं μ1, μ2, μ3, μ4, इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं के हेल्प से हम बाद में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं। तो जो μ1 होता है दैट इज नोन एज फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, एंड द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ x माइनस मीन बाय डिवाइड बाय n, और इट इज़ ऑलवेज 0। तो μ1 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा 0 आता है। जो μ2 है हमारा, उसमें क्या होता है कि फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, जो x माइनस मीन है समेशन का वहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, तो दैट इज़ μ2, और ये हमेशा इक्वल होता है वेरिएंस के। इस तरह जो μ3 होता है उसके फॉर्मूले में क्यूब लग जाता है, और ये μ3 जो होता है इसकी जो वैल्यू आती है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इट कैन बी 0 ऑल्सो। और जो μ4 होता है बिकॉज में पावर 4 हो जाती है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी। तो अभी हमने जो सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इनके हिसाब से हम जो निकालते हैं बाद में कोफिशिएंट स्क्यूनेस, दैट इज β1 इज इक्वल्स टू μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब। नाउ नेक्स्ट इज कर्टोसिस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं β2 से। व्हाट इज कर्टोसिस? कर्टोसिस मेनली मेजर और रिफर्स द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। और जो β2 होता है इसको फॉर्मूला होता है μ4 डिवाइड बाय μ2 होल स्क्वायर।
तो हमें कर्टोसिस में भी 3 तरह के ग्राफ्स शो होते हैं, लेप्टोकॉर्टिक, मेसोकॉर्टिक एंड प्लैटिकॉर्टिक। जो लेप्टोकॉर्टिक होता है उसमें बीटा 2 यानी कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 आता है, दैट इज पॉजिटिव कर्टोसिस। एंड मेसोकॉर्टिक जो होता है उसमें बीटा 2 इक्वल टू 3 होता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और प्लैटिकॉर्टिक में बीटा 2 लेस होता है 3 से, दैट इज नेगेटिव कर्टोसिस। Next we discuss about the distribution of random variable. We already discussed that variables are of two type, discrete variable and continuous variable. Similarly random variable का जो distribution होता है वो भी 2 type का होता है, discrete distribution and continuous distribution. Discrete distribution में जो क्या होता है कि जो x होता है उसकी जो values होती हैं वो integer values होती हैं, मीन्स finite values होती हैं 0 1 2 3 लाइक। और जो continuous distribution में जो x की values होती हैं वो कैसी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है वेरिएंस से, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही आता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्लस इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। अब देख लेते हैं एक बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट इज़ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वी अप्लाई दिस इन 2 फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 सिचुएशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज देयर इज 2 रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, अगर उसके 2 रिजल्ट्स होते हैं, 2 आउटकम होते हैं, दैट इज वन इज सक्सेस एंड अदर वन इज फेलियर, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ऑल ट्रायल्स। अगर प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी हर एक ट्रायल में, दैट इज तब भी हम वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, प्रोबेबिलिटी वेरी करती है 0 to 1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। अब उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, तो सपोज प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है NCR P⁻r Q⁻n-r, ठीक है। ये वैसे ऐसा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए है। यहाँ पे जो n होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, P मीन्स होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मीन्स होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये सिंपल हम इसको निकाल सकते हैं 1 - P, दैट इज 1 - P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हम 1 को माइनस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला बन जाएगा NP यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और वेरिएंस हो जाएगा NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल के केस में मीन जो होता है वो ग्रेटर होगा और वेरिएंस छोटा होता है। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दोनों बराबर होंगे। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है, व्हेन n इज लार्ज, यानी जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा होंगी, दैट इज ग्रेटर देन 30, और P जो होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। लाइक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम डिसीजेज, कि डिसीजेज से कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, या फिर नंबर ऑफ रॉन्ग कॉल्स रिसीव इन अ मंथ, तो ये सब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो केस होता है वो जनरली हम अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन क्या होता है, रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हाइट एक वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया वेट, तो हाइट और वेट ये दो आपस में, इनमें 2 वेरिएबल्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, दैट इज द कोरिलेशन। और कोरिलेशन को जो मेजर करते हैं दैट इज नोन एज कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से। और जनरली ये कोरिलेशन कोफिशिएंट में 3 आते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड लीनियर कोरिलेशन। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों वेरिएबल साथ में इंक्रीज करेंगे या साथ में डिक्रीज करेंगे, मीन्स बोथ द वेरिएबल आर वेरिंग इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है। और नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड अदर वन इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा, जब कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज लीनियर रिलेशन, मीन्स कोई रिलेशन नहीं, ना पॉजिटिव है, ना इंक्रीज हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज लीनियर कोरिलेशन। और जो कोरिलेशन होता है दैट इज स्मॉल आर, उसकी वैल्यू जो होती है वो उसकी जो वैल्यू वेरी करती है वो +1 से -1 वेरी करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। इसके बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन टर्म फर्स्ट टाइम यूज करा था सर फ्रांसिस गैल्टन ने इन द ईयर 1877। रिग्रेशन क्या होता है, द रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक एवरेज रिलेशनशिप निकालना, दैट इज़ द रिग्रेशन। और वी ऑल नो जो ओरिजिनल रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो होती है y = a + bx, और जो इसका रेंज होती है वो होती है -∞ से +∞ तक। तो रेंज याद रखनी है। कोरिलेशन होता है +1 to -1 और रिग्रेशन होता है -∞ to +∞। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज पॉपुलेशन, द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा लेते हैं दैट इज द पॉपुलेशन। और एक पॉपुलेशन से हम क्या निकालते हैं, सैंपल। पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, एनी क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक म्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन वेरिएंस, पी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, और इस साइन को बोलते हैं रो दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये सारे जो हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, एनी स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो जब भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं दैट इज अवर हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस 2 तरह की हो सकती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट बाय H0 मीन्स अ स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर्स टू बी रिजेक्टेड आफ्टर टेस्टिंग। तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है आफ्टर टेस्टिंग, एंड दिस नल हाइपोथेसिस मेनली गिवन बाय R.A. फिशर। ये R.A. फिशर नेम हम बहुत बार पढ़ेंगे भी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होती है, दिस हाइपोथेसिस कंट्रोरी टू द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के जस्ट अपोजिट होती है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं। 2 तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो अगर हमने हाइपोथेसिस समझ लिया उसके बाद टाइप ऑफ एरर भी समझ सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट एरर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होगी वो ट्रू होगी बट हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो फॉल्स होगी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो वो टाइप 2 एरर होता है। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप 1 टाइप 2, बस में पता आना चाहिए कि किसको हम एक्सेप्ट करते हैं किसको रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। व्हाट इज दिस, दिस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टाइप 1 एरर में अगर हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम शो होती है दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं तो हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करते हैं वो 5% या फिर 1% पे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज दिस, इट्स डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड लीनियर कॉन्स्टेंट्स। यानी डिफरेंस किसका, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड लीनियर कॉन्स्टेंट। तो n माइनस टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। जनरली हम यूज करते हैं n-1 टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस यूज टू डिसाइड वेदर डिफरेंस अंडर स्टडी आर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स आता है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज लाइक काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इट इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। इसमें क्या होता है, कब अप्लाई होता है, इसकी कंडीशन होती है व्हेन टोटल नंबर ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन 50। अगर हमारा सैंपल साइज 50 से ज़्यादा है प्लस सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, और सैंपल की ऑब्जर्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। इट कैन अप्लाई इन to test the goodness of it, testing hypothesis about the ratios of various classes। ठीक है, ratios निकालने में हम chi square यूज करते हैं। और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स।
तो एक तो रेशियोज में और दूसरा दो मीन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसके लिए भी हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। अगर हम काई स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो काई स्क्वायर का जो कर्व आता है वो पॉजिटिवली स्क्यू होता है और उसकी जो रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी होती है, प्लस इन्फिनिटी। तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी है इसलिए पॉजिटिवली स्क्यू होता है। इसके बाद आता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जनरली फॉर टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नाउ फॉर कंपैरिजन टू मीन्स वी जनरली यूज जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। जेड टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारा सैम्पल साइज बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 30। टी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब सैम्पल साइज कम होगा, यानी 30 से कम। और जो टी टेस्ट होता है उसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करती है, और वो दो टाइप का होता है अगेन, स्टूडेंट टी टेस्ट एंड फिशर टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट अप्लाई व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर इन पेयर। तो जब ऑब्जर्वेशंस पेयर में होंगी तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, और जब ऑब्जर्वेशंस पेयर में नहीं होंगी तो हम फिशर टी टेस्ट लगाते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ट्रीटमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन which an experiment has to try out in the field। यानी जब हम फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें ट्रीटमेंट लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल वैरायटीज़, मैन्योर, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब हमारे जो हैं ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो हम जब भी फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स लगाते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। द एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है? द ग्रुप ऑफ मटीरियल to which a treatment is applied in a single trial of treatment। तो जो भी हम अपना मटेरियल हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी फील्ड एक्सपेरिमेंट की, तो फील्ड में हमारे पास क्या होता है? एक प्लॉट ऑफ लैंड। तो लैंड हमारे एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। देन एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है? एरर का मतलब यहाँ पे होती है वेरिएशंस, जो चेंजेस आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, मीन्स अ वेरिएशन इन द डेटा ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर। तो जब अनकंट्रोल्ड फैक्टर की वजह से वेरिएशंस आते हैं, दैट इज दे कॉज एरर, दैट इज टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल एरर। नेक्स्ट इज क्रिटिकल डिफरेंस। इट इज रिप्रेजेंट बाय CD। इट इज दैट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इक्वल टू और ग्रेटर दैन विच ऑल द डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट। तो जो क्रिटिकल डिफरेंस होता है वो हम कब निकालते हैं? जब हम एनोवा कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम एफ टेस्ट लगाते हैं तो हम क्रिटिकल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ वी हैव टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो हम बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो 3 होते हैं। जब भी हम कोई फील्ड में एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का जो MSc होती है उसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, तो उसमें वो 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। रेप्लिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल, और जिसको हम एरर कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का सिंपल मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी हम अपना एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, हम जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट में हम ट्रीटमेंट्स लगाते हैं उनको हमें रिपीटेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वैरायटी में नाइट्रोजन की एक डोज है पर्टिकुलर, इतनी डोज से कुछ एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, तो वो हमें ट्रीटमेंट रिपीट करना होगा, तो दैट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन। इसको हम इससे ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो प्रिसीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। दैट इज़ रेप्लिकेशन, यानी रिपीट करना। रेंडमाइजेशन में हम क्या करते हैं? एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू द वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टू अ रैंडम प्रोसेस टू एलिमिनेट एरर। तो रेंडमाइजेशन में हम अपने ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करते हैं वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, एक जगह भी नहीं रखते, उनको अलग अलग जगह एलोकेट करते हैं। दैट इज रेंडमाइजेशन। लोकल कंट्रोल क्या होता है? डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक देम होमोजीनियस। तो जब हम अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉइल की बात करते हैं, हमारी जो फील्ड है उसमें जो सॉइल है वो दैट इज़ एक तरह का लोकल कंट्रोल, होमोजीनियस होती है, तो दैट इज़ लोकल कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे जो बेसिक 3 प्रिंसिपल होते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट में, ये वो थे। एनोवा क्या होता है? अभी हमने डिस्कस करते हैं। एनोवा मीन्स होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका कॉन्सेप्ट R. फिशर ने दिया था। इसका मतलब इसी में क्या होता है कि बाय दिस सेपरेट और स्प्लिट द टोटल वेरिएशंस इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन कंप्यूटिंग बाय एफ टेस्ट। तो उसमें हम जो वेरिएशंस आती हैं उनको स्प्लिट करके हम यहाँ पे एफ टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद हम एफ टेस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसमें क्रिटिकल डिफरेंस लगाते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। दैट इज़ ऑल अबाउट एनोवा। एंड नाउ
वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो 5 एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है CRD, दैट इज़ कम्प्लीटली रेंडोमाइज डिज़ाइन। इसको हम कब अप्लाई करते हैं? इट इज़ अप्लाई व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज लिमिटेड एंड होमोजीनियस। तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिमिटेड होमोजीनियस होगा और लोकल कंट्रोल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, दैट इज़, तो वहाँ पे हम CRD लगाते हैं। और CRD को जनरली हम बोलते हैं इट इज़ वन वे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज RBD, दैट इज़ नोन एज रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। इट अप्लाई व्हेन, जब हमारे पास 20 ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड विदाउट एप्रिशिएबल लॉस ऑफ इफिकेसी एंड हेयर होमोजीनियस ब्लॉक फॉर्म्स। यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं। और जनरली जो हमारे फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, जनरली जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे RBD डिज़ाइन लगता है, ठीक है, दैट इज़ रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। नेक्स्ट है LSD, दैट इज़ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, इसको हम जैसे CRD को वन वे क्लासिफिकेशन बोलते हैं और RBD को 2 वे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, LSD को हम बोलते हैं 3 वे क्लासिफिकेशन। और LSD का मतलब है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, और इट इज़ सुटेबल फॉर 5 to 8 ट्रीटमेंट्स, और वी कैन से अप टू 5 to 12। यहाँ पे 12 तक ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं। और यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम 12 तक इसलिए लेते हैं बिकॉज मिनिमम जो एरर होता है, मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 12, दैट इज़ वाई यहाँ 12 तक हम ले सकते हैं। उसके बाद SPD आता है स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, when factors of the different nature are to be tested in same experiment in which one factor require larger area, जो कि हमारा मेन प्लॉट कहलाता है, और अदर रिक्वायर स्मॉल एरिया, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब 2 फैक्टर होंगे जिसको एक को ज़्यादा एरिया चाहिए और एक को कम एरिया चाहिए, दैन स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन की कंडीशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ फ्लोइंग एंड नाइट्रोजन लेवल, डेट ऑफ सोइंग एंड वेराइटीज़, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन के थ्रू सॉल्व होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन और ऑल्सो नोन एज स्प्लिट ब्लॉक डिज़ाइन। व्हेन द 2 फैक्टर्स इन एन एक्सपेरिमेंट एंड बोथ फैक्टर्स आर रिक्वायर्स लार्ज प्लॉट, जब 2 फैक्टर्स होते हैं और दोनों को ही लार्ज यानी दोनों को ही मेन प्लॉट चाहिए होता है, वी कैन से दैट, तो हम स्ट्रिप प्लॉट मेथड यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन।